वो ना कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होगा, ना कि सिर्फ एक प्लान ऑफ एक्शन होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगा वो हमको हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने नीट के एग्जाम के फेवर में करवाने का प्रॉपर एक तरीका होगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस। बात करते हैं सबसे पहले दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या ये चीज़ कि आपको ये समझना है कि आप अपने रूट पे पहले सबसे पहले काम करेंगे कि दी हमने इतने दिल से, इतनी शिद्दत से दिमाग में चीज़ बिठा ली है ना कि दी हमारा 3 महीने में, 2.5 महीने में, 5 महीने में क्रैक नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ डे बाय डे लेवल पर फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हमको सबसे पहले अपने आप को पढ़ने बैठने से पहले जो अफ़र्म करवाना है, वो ये कि या काजल बेबी यू कैन एब्सोल्यूटली डू इट, है ना? आपके लिए काफ़ी आसान है। आई नो कि शुरू-शुरू में आपका कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कि क्या क्या चल रहा है भाई? मज़ाक लग रहा है क्या? छोटा-मोटा एग्ज़ाम है क्या? छोटा-मोटा एग्ज़ाम भी होता शायद अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती कि कर लेते। बस इतना सा डिफरेंस होता है बच्चों। हमको बचपन से फीडिंग ऐसी मिली है ना कि या नीट का एग्ज़ाम मीन्स अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, काफ़ी कम टाइम में ना बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आप अगर अगले 2 ढाई महीने जितने भी महीने आपके पास हैं, अगर आप इतने इसमें 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हो, तो ट्रस्ट मी कि आप आराम से क्रैक कर सकते हो। आई नो दिस सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस द ओनली रीज़न कि एग्ज़ाम टफ हो जाता है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, राइट? आई गेस एक ही रीज़न है कि ये एग्ज़ाम हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, राइट? अब देखो, हमको करना क्या है, स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए दी, तो उसके लिए जो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दी आपके नेटवर्क को क्या हो चुका है? होता रहता है मेरे नेटवर्क को, आई एम डन विथ माय नेटवर्क। ऐसा लग रहा है कि किसी से ब्रेकअप हो नहीं हो, नेटवर्क से ब्रेकअप करना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। ठीक है? तो अब आपको इन 4 पिलर्स पे ही काम करने हैं अगले जितना भी टाइम बचा है आपके लिए। क्या? सबसे पहला पिलर होगा आपका एनसीईआरटी, यही अब तुम्हारा भगवान है। ऐसा समझ लो कि एनसीईआरटी ही अब तुम्हारा अगले ढाई महीने के लिए भगवान है। ठीक है दी? दूसरा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। इस पीवाईक्यू में सिर्फ 2 चीज़ें हैं नहीं एक्चुअली, पीवाईक्यू नीट का करेंगे, फिर एम्स का करेंगे, फिर हम करेंगे जेईई मेन्स का। हाय अमृत, ठीक है? और फिर इसके अलावा लेक्चर हम देखेंगे, वन शॉट को प्रेफर करना है एक्सेप्ट सम चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स के लिए हम वन शॉट प्रेफर नहीं कर सकते, तो वो चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दीदी कौन-कौन से चैप्टर को हम वन शॉट में बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है? ये हो गया हमारा इतना इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम आते हैं कि हमको आगे प्रोसीड कैसे करना है अपनी नेक्स्ट चीज़ पर कि दी आपने ठीक है बता दिया कि एनसीईआरटी करना है, कैसे क्या करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपना सब्जेक्ट फेवरेट, तुम्हारा मेरा पूरे संसार का फेवरेट बायोलॉजी। दी बायोलॉजी को अटेम्प्ट कैसे करना है, बायोलॉजी स्टार्ट कैसे करना है, बायोलॉजी प्रोसीड कैसे करना है, बायोलॉजी रिवाइज कैसे करना है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं 4। देखो, बायोलॉजी के लिए जो हमारे भगवान है वो है हमारी एनसीईआरटी माता। रट डालो, घोट डालो, दी कैसे रटू याद नहीं होता, सिंपल सॉल्यूशन है मल्टीपल रीडिंग। एक इकलौता सॉल्यूशन है मल्टीपल रीडिंग। जिनको भी याद करने की दिक्कत है ना, वो ये समझ लो कि आपको याद करने की जगह, रिवाइज करने की जगह आपको बस रीड करना है। आप गेमिंग, अगर आपका प्लान डाइवर्सिटी वीक है तो आप बस उस पर फोकस करो कि आप हर तीसरे चौथे दिन वाला टाइम उठाकर उस टॉपिक को पर्टिकुलर दोबारा रिवाइज करो। बस मल्टीपल रीड करना है, आपको याद नहीं करना सिर्फ दीदी मुझे 10 बार रीड करनी है। आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करेगा, भले आपको लगेगा कि आप भूल गए हो, लेकिन आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है दी, इसमें क्वेश्चन क्या करना है दी, पीवाईक्यू करना है। ठीक है, आपने बता दिया था नीट एम्स का, एग्जाम्पलर करना है। ठीक है दी, इसमें लेक्चर, देखो मुझे नहीं पता कि आप किन टीचर्स को फॉलो करते हो, ठीक है, लेकिन मैंने जिन मैम फॉलो किया था वो थी सीप मैम, ठीक है, गरिमा मैम और रितु मैम। तो मैंने इन टीचर्स को फॉलो किया था अपने लास्ट 2.5 महीने के प्रेपरेशन में। तो आप इनको फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स ऑब्वियस, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़। और हमको बायोलॉजी कितनी बार रिवाइज करनी है बच्चों? तो अब अगर हम बायोलॉजी को देखेंगे तो दीदी हम बायोलॉजी 10 से 15 या 12 तो बेयर मिनिमम टाइम रीड करके जाएंगे। कितनी बार रीड करके जाएंगे? 10 से 12 बार, 10 से 15 बार। बस हमको बायोलॉजी में इतना करना है। और एक और चीज़, चलो एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि दी मैम के लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, सर मैम हम जिनके भी लेक्चर्स देखते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो आपको लॉन्ग लेक्चर मिलते हैं, राइट? बट एक चीज़ समझो बच्चों कि लॉन्ग लेक्चर्स आपको इनके पूरे नोट्स नहीं बनाने, ठीक है? क्योंकि देखो, मैम और सर जो भी करवा रहे हैं वो 90% चीज़ें तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं,
ठीक है, उनका भी टारगेट तुम्हारे एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है, फोकस करना होता है। तो उनका सिर्फ ये होता है कि आपको जो नोट करना होता है वो सिर्फ 10 to 20% चीजें होती है, ठीक है। और वो जो 10 to 20% चीजें हैं, मेरे हिसाब से जो तुमको कोशिश करना चाहिए, तुम पेज फाड़ो, ऐसे एक पेज लो, 10 to 20% चीजें जो तुमको मैम ने लिखवाई हैं उसको क्या करो, उसको उसी एनसीईआरटी के पेज में लिख लो। या एनसीईआरटी वाले अंकल ने जब किताब बनाई है तो हमको गड्ढा दिया है बीच में, साइड में ये स्पेस, इस स्पेस में लिखना होता है। गेमिंग एनिमल किंगडम में दिक्कत हो रही है तो एक दिन में सिर्फ एक किंगडम करो, सिर्फ एक किंगडम। एग्जाम्पल देखो, मैं तुमको बताती हूँ, जैसे मैंने याद किया था सिलेन ट्रेड के लिए, तुमको अगर याद हो रहा है तो कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेन ट्रेड के लिए याद किया था HP, MP, गोवा, इससे सारे एग्जाम्पल हो गए। हाइड्रा है ना, फिर पेनिनटुला, मेडुसा, फिर ये एक और क्या आ गया था बताओ, पॉलिप, गॉर्गोनिया, ओबेलिया, एडेम्सिया। हो गया ना शायद सारा कवर। देखो मैम पढ़ा रही हैं जब, तो मैम मोस्टली एनसीईआरटी कवर करवाती है, तो जो हमको लग रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है सिर्फ हमको उतनी चीजें नोट करनी है। और अगर लग भी रहा है ना कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है तो एक बार जल्दी जल्दी लिख लो जितना तुमसे हो रहा है, ठीक है। हाँ मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, और उसके अलावा फिर एनसीईआरटी में सिर्फ वही लाइंस ऐड करो जो आपको लग रहा है कि दी हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो हमने लॉन्ग लेक्चर्स को, हमको सिर्फ 10 to 20% चीजें जो मैम ने या सर ने आउट ऑफ एनसीईआरटी करवाई है, हमको सिर्फ वही कॉपी में करना है। और दूसरी चीज, अब दी हम जो पीवाईक्यू करते हैं उसको दोबारा करे कि 3 बार करे कि 10 बार करे, आपको करना कुछ नहीं। देखो मैं बताती हूँ, पीवाईक्यू में खासकर बायो में मान लो तुमसे 70 से 80% चीजें तो बन गई, ठीक है। जो तुमसे 30% चीजें नहीं याद हुई वो क्वेश्चन उठाओ और वो क्वेश्चन को अपनी किताब में लिख लो एनसीईआरटी में, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे सिंपल सी एक चीज होगी कि जैसे ही आप वो करोगे ना, मतलब लेक्चर आप जब बार बार एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको बार बार क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा एक एक करके डाउट। एक बार पहले हम ये डिस्कस कर ले, फिर तुम लोग के डाउट, सबके डाउट ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं हम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे, दी केमिस्ट्री। मुझे लगता है कि मैं जितने भी बच्चों से मिलती हूँ उनकी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है केमिस्ट्री। उसमें भी दी बच्चों को क्या डिफिकल्ट लगता है, दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नालायक को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यारा सब्जेक्ट कोई है? मॉड्यूल पढ़े हैं सिर्फ एनसीईआरटी, बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी गेमिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको करना क्या है, सुनो। अब देखो जिन भी टीचर के तुम लेक्चर देख रहे हो, यूजुअली तो बच्चे पंकज सर के लेक्चर प्रेफर करते हैं, जिनके भी देख रहे हो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर देखो। सर ने ऑलमोस्ट सारे नेम रिएक्शन करवा दिए, करवा देते सर, सारे रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अब उसमें देखो सर ने कुछ कुछ नेम रिएक्शंस करवाए होंगे, तो समझ लो कि सारे नेम रिएक्शन तुम्हारे लिए 3 स्टार इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लिख लो, ठीक है। तो तुम क्या करो, एक कॉपी बना लो पतली सी, और उसमें सर के दिए हुए सारे नेम रिएक्शन तो सबसे पहले प्रेफरेंस पे लिख दो। पढ़ सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है गेमिंग, अगर आप 2024 में दे रहे हो तो इससे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पे मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, नेम रिएक्शन को तुमने याद कर लिया। वैसे देखो सर ने जब लेक्चर करवाया तो सर ने ऑलमोस्ट सारी चीजें करवा दी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुमको क्या करनी है, इसके अलावा भी सर तुमको कुछ रिएक्शंस बोलते हैं कि बच्चों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो रिएक्शन को भी हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है दी। अब हम क्या करेंगे, पर डे बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि हम 10 से 15 रिएक्शंस को रिवाइज करें, रोज रोज करेंगे, रोज, समझ रहे हो। ऑर्गेनिक एक दिन की चीज है नहीं, organic needs multiple revision for the multiple time, that is the only solution to conquer or master organic chemistry, ठीक है। ऑर्गेनिक बायो की तरह है, इनऑर्गेनिक की तरह है, सिर्फ ऐसे है कि हमको रिएक्शन को देख के डर लगता है। बात डरने की नहीं है, बात सिर्फ इन्हीं सी चीज की है कि आपको उसको प्रॉपर बार बार टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 10 से 15 रिएक्शन को रिवाइज किया पर डे बेसिस पे, और इसको हम कितने बार करेंगे दीदी, 5 टाइम्स। दी कितना टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो कोशिश करो कि 2 बार तुम देख के कर लो, ठीक है, और 3 बार बिना देखे करो, या 3 बार देख के कर लो इनिशियली, 2 बार बिना देखे करो। सिर्फ नेम रिएक्शन, मेनली हम पहले सिर्फ नेम रिएक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक के लिए। अब आते हैं हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। चलो पेज ले लेते दी, पेज ले लो दी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि तुम लेक्चर देखोगे, ठीक है, लेक्चर देख लो। इसके अलावा जो हमको करना है वो ये कि लेक्चर देखने के बाद आप बनाओगे, जैसे ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन शीट बनी थी, यहाँ बनेगी फॉर्मूला शीट। एंड ट्रस्ट मी बच्चों की जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो कंपैरेटिवली काफी आसान है, एक्सेप्ट फॉर द चैप्टर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट,
और थर्मो, मुझे लगता है कि ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, बट हाँ, इनके अलावा सारे ही चैप्टर्स आपके लिए वन शॉट से भी हो जाएंगे। तो दी इन चैप्टर को कैसे करूं? तो इन चैप्टर को, मोल और थर्मो को, आप या तो डिटेल में देख लो, ठीक है, डिटेल में एक बार किसी भी टीचर का लेक्चर देख लो और फिर उसी लेक्चर को रिवाइज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हाँ, तो गेमिंग अभी सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। और फॉर्मूला शीट को भी कोशिश करो कि नेक्स्ट चैप्टर उठाने से पहले तुम क्या करो, पहले चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करो। अब तुम्हारा जो की फैक्टर है ना बच्चों, वो सिर्फ रिवीजन है। यू कैन नॉट गेट योर सिलेक्शन विदाउट रिवीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब हम आते हैं हमारी तीसरी और सबसे प्यारी सब्जेक्ट के लिए, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दी प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट प्यारा। अरे है नालायक, तुमको बायो अच्छी लगती है और तुमको इनऑर्गेनिक नहीं अच्छी लगती, तो तुम भेदभाव खुद कर रहे हो। इनऑर्गेनिक में हमको क्या करना है दी, क्योंकि एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की काफी ज्यादा बोरिंग लगती है, राइट। तो हम उसके लिए सॉल्यूशन ये चीज है कि इनऑर्गेनिक के पहले हम देखेंगे वन शॉट लेक्चर, only one shot, no need to go for detailed lectures for inorganic chemistry, only one shot lecture देखेंगे। फिर अगर तुमको इच्छा हो रही है, तुम्हारा मन अंदर से क्रेव कर रहा है कि दी एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, गो फॉर एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारी किताब है, फिर तुमको समझ में भी आने लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है एनसीईआरटी पढ़ने की, तो तुम क्या करो, इन वन शॉट लेक्चर्स के, जैसे पहले तो लेक्चर को, अब समझो ऐसे कि कल अगर तुम दूसरा लेक्चर देखोगे तो उससे पहले आज रिवाइज कर लो जो तुमने कल पढ़ा, और कोशिश करो कि हर 4 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद एक दिन टाइम दो अपने रिवीजन के लिए, सिर्फ एक दिन। एक दिन मतलब 5वें दिन तुम इनऑर्गेनिक का कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाओगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे, सिर्फ 4 दिन इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स करो और 5वें दिन जितने भी तुमने 4 दिन में पढ़ा है उसको कवर करो। बिकॉज इनऑर्गेनिक के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रायोर चीज़ है वो बायोलॉजी की तरह रिविजन है। दी याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल रीडिंग तो कर सकते हो। किया है किसी ने 10 बार इनऑर्गेनिक को रीड? अगर 10 बार इनऑर्गेनिक को रीड कर लो तो ट्रस्ट मी, तुम कितना भी तुम्हारे लिए इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट है ना, दैट विल बी द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ योर्स। और व्हेन आई से दिस, तुम विश्वास कर सकते हो, बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इवन ये एक इकलौता सब्जेक्ट है जो तुमको 16 के 16 या 15 के 15 मार्क्स, ऐसे, सॉरी 15 के 15 क्वेश्चन सेकेंड्स में सही करवा के जा सकता है। तो डोंट प्ले विथ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर जिनको सिर्फ 500 नंबर के आसपास चाहिए या 450 नंबर चाहिए बच्चों, तुम तो पहले बायो और इनऑर्गेनिक को ही मास्टर कर लो। दैट विल बी योर बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि आपको इनऑर्गेनिक के वन शॉट करने हैं, और वन शॉट करने के बाद या तो आप उसी लेक्चर के नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आई गेस टीचर्स वन शॉट में सब कुछ ही कवर करवा देते हैं, और या तो आप जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज करेंगे वो ये कि आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं अगर आपको, क्योंकि मैंने जितने बच्चों से सुना तो मुझे यही सुनने में आया कि दी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की मुझे डिफिकल्ट लगती है, तो गो फॉर वन शॉट, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट गो फॉर डिटेल लेक्चर्स, अब एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के लिए जरूरत नहीं है। और अब तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स ही नहीं बचे बच्चों, मतलब तुम अगर 2 दिन लेके भी कंप्लीट करोगे ना चैप्टर्स वन शॉट के, तब भी आई गेस कि तुम, मतलब 5-6 चैप्टर बचे। कितने चैप्टर है? तो 4 ही चैप्टर, 4 से चैप्टर बचे दीदी, हाँ। और पी ब्लॉक को अच्छे से करके जाना। टी पी ब्लॉक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम देखो पी ब्लॉक के कंफ्यूजन को भी लिख लो, तुम लोग नोट कर लो कि पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी ने या जो न्यू सिलेबस ने लिखा है वो ये है कि आपको जनरल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ठीक है। आपको अक्रॉस द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड जितना भी चीज प्रॉपर्टी है, एक्सेप्शन है, वो आना चाहिए। 5 चैप्टर है, हाँ समीक्षा, ठीक है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी ने लिखा है कि फर्स्ट एलिमेंट की सब कुछ आनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का कंपाउंड भी पढ़ लेना बच्चों। एनसीईआरटी ने ये कहीं नहीं लिखा कि कंपाउंड मत पढ़ो तो नाइट्रोजन का भी मत पढ़ो, पर एनसीईआरटी ने ये चीज लिखी है कि फर्स्ट एलिमेंट के बारे में तुमको सब पता होना चाहिए। तो हम नाइट्रोजन का कंपाउंड पढ़ के जाए, क्यों रिस्क ले, क्योंकि पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो तुमको पी ब्लॉक में जनरल प्रॉपर्टीज करनी है, ग्रुप और पीरियड के अक्रॉस जो ट्रांजिशन हो रहा है वो करना है, एक एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो जैसे कि नाइट्रोजन एग्जाम्पल लें तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम ये भी देख लें कि दी हमको कौन कौन से चैप्टर्स मिस करके नहीं जाने चाहिए। तो देखो, बायोलॉजी के लिए तो तुम कुछ भी मिस करके नहीं जाओगे, फिर भी जो सबसे ज्यादा तुम्हें अच्छे से या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जो तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है वो है तुम्हारा, चलो एक दो पेज ले लेते हैं फिर हम ना वो करते हैं, रुको, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट। तुमसे मिले धूप है, यस ये करना चाह रहा था, ठीक है। देखो बायोलॉजी के लिए तुम सारे ही चैप्टर्स करोगे, देख रहे हो,
ओके, ठीक है। क्या हो रहा है अंकल ये? अपन ऐसे ही ठीक है, ठीक है। यू नीड टू डू ऑल द चैप्टर्स। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तुम पहले ये चैप्टर्स कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की तो अल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 4 साल में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेटेज रखने वाला है। देखो बायोमोलिक्यूल को मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर बहुत छोटा है और एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बच्चों, कितना भी कर लो एक क्वेश्चन तो बायोमोलिक्यूल से भी बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम अल्कोहल फिनॉल्स और बाकी चैप्टर्स करोगे। तो अल्कोहल फिनॉल को भी पहले ऊपर रख के, और अमाइन वाले चैप्टर में जो एक एक्स्ट्रा चीज दिया है ना कि गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी का, टर्शरी का, प्राइमरी का, वो वाला जरूर कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए। दी फिजिकल के लिए बता दीजिए। देखो फिजिकल में जो तुमको करना है, फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक रहा है, पहला तो इलेक्ट्रोकेम बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। दी इक्विलिब्रियम भी तो है, इक्विलिब्रियम है लेकिन इक्विलिब्रियम तुम्हारे लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है, इसीलिए सिर्फ कम से कम केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, उसके क्वेश्चंस इजी आते हैं, ठीक है। दी मोल तो मुझे बनता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा, इट्स ओके। पहले तुमको अपने कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, कर लो एक बार मोल मेरे हिसाब से। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी और डोंट बॉदर इट टू मच, क्योंकि जो एग्जाम में मोल का क्वेश्चन आएगा दैट विल बी लिटरली वेरी 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 इजी। तुमको भी लग रहा है ना दी मोल के क्वेश्चन हिल नहीं रहे, तुमको मैंने बोला ना कि मोल और थर्मो वाला जो टॉपिक है उसको तुम डिटेल लेक्चर से कर लो, और एग्जाम जो तुम्हारे क्वेश्चन आएगा वो तुमसे हिलेगा भी और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दी इनऑर्गेनिक के बताओ भाई, 5 चैप्टर है उनमें भी तुमको चाहिए। देखो पी ब्लॉक फिर से पहले प्रेफरेंस, ठीक है। फिर क्या बच गया दी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से पर। कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग को तुम डिटेल में करोगे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग को तुम अभी भी डिटेल में करोगे, तो केमिकल बॉन्डिंग। दी बची क्या गया भाई, यही 3 चैप्टर तुम्हारे पूरे इनऑर्गेनिक का वेटेज लेके जाएंगे, ठीक है दी। अब हमको बताओ हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, जो है हमारा फिजिक्स, वन एंड ओनली द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, सौमिक्षु का, गटोली का, सबका फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। द मोस्ट लवेबल, द मोस्ट क्यूटेस्ट, द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। कोई नालायक ये बोलेगा नहीं कि दी मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, भले ही नहीं अच्छी लगती, एफर्म क्यों कर रहे हो बार बार नहीं अच्छी लगती। चलो फिजिक्स में हम क्या करेंगे दी, फिजिक्स में हम देखेंगे लेक्चर्स। अब फिजिक्स में यस मेरा भी हर ये हुई ना अनिरुद्ध वाली बात। देखो फिजिक्स में, देखो मैं तुमको ये बता देती हूँ कि तुमको वन शॉट किसके देखने हैं और वन शॉट किसके नहीं देखने हैं, ठीक है। तो हम पहले बाइफरकेट कर लेते हैं कि दी वन शॉट वाले लेक्चर्स किसके देखूं, ठीक है। देखो मेरा तो एनाटॉमी है फेवरेट एमबीबीएस के बाद, अरे नालायक को, वन शॉट देख लो, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है दी, मॉडर्न, ठीक है दी, थर्मल के भी वन शॉट कर सकते हो, थर्मल, ठीक है दी। और क्या बच गया, 2 चैप्टर और बताते थे, एक ईएम वेव्स और एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है तुम्हारे बच्चों, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि आप इनके वन शॉट के भी काफी मतलब सही कर लेंगे क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन 2020 के बाद तो भाई एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर पे अलग से क्वेश्चन आएगा, एरर पे क्वेश्चन अलग से आएगा, मतलब इसमें तुम 8 मार्क्स उम्मीद कर सकते हो, ठीक है दी, मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यस मॉडर्न फिजिक्स, अब तो अल्फा बीटा गामा हटा दिया शायद, एक क्वेश्चन आता था तब भी, ये अभी भी अच्छा वेटेज रखेगा, ऑलमोस्ट 16 to 20 मार्क का क्वेश्चन वेटेज रखेगा। इसमें सेमीकंडक्टर भी इंक्लूड कर लेना और सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी पढ़ लेना, अभी हम बात करेंगे एनसीईआरटी किसकी पढ़ना। थर्मल, थर्मल के कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, इसमें जो तुमको सबसे ज्यादा याद रखना है वो है तुम्हारा यूनिट, यूनिट के साथ खिलवाड़ होता है बहुत ज्यादा थर्मल में। फिर आता है ईएम वेव्स, भाई इसका वन शॉट तो मोर देन इनफ है। मैग्नेटिज्म वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिप वगैरह का जो फॉर्मूला है उसको देख लेना, दैट्स इट, ठीक है, मतलब फॉर्मूले फॉर्मूले पे ज्यादा बेस्ड है। अब हम इसमें देखते हैं कि दी एनसीईआरटी किसकी करूं, ठीक है। फिजिक्स में मैं किस चैप्टर की एनसीईआरटी करूं दी, तो देखो फिजिक्स में तुमको जो एनसीईआरटी करनी है मेनली, वो तुमको 12th का पार्ट 2 है सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे लिए पॉइंट्स टू पॉन्डर। बच्चों एनसीईआरटी खोलो, पॉइंट्स टू पॉन्डर के जितने भी लाइंस हैं उसको एक पेज में लिख लो और हर जगह दीवार पे अलग अलग चैप्टर से चिपका दो। तीसरा पार्ट 2 आ गया, वैसे सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सेमीकंडक्टर वाला, वो उसी से पूछा जाएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो भी देख लो, ठीक है? और बाकी हमारे पास क्या बच गया एनसीईआरटी से पढ़ने लायक? एक देखो ईएम वेव्स वाला चैप्टर तुम एनसीईआरटी से रीड कर लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पोर्शन है। बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इसके अलावा एनसीईआरटी। पॉइंट्स टू पॉन्डर हर चैप्टर के एनसीईआरटी के प्लीज़ करके जाना बच्चों, प्लीज़। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर फिज़िक्स में थ्योरी आती है और फिज़िक्स की थ्योरी तुम गलत करके आते हो, तो फिर तो तुम नालायक हो। फिजिक्स की थ्योरी गलत मत करना। और फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स इज मैंडेटरी। दी फॉर्मूला शीट में क्या होना चाहिए? फॉर्मूला शीट में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए विच शुड इंक्लूड, सबसे पहले तो तुम्हारे फॉर्मूले, नाम ही फॉर्मूला है। दूसरा, क्वेश्चंस हर फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन, सिर्फ एक, ओनली अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का भी शायद इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट, सही बोल रहे हो ऋषभ, ठीक है? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐड कर लेना बच्चों। और तीसरा, तुमको जो फॉर्मूला शीट में लिखना है वो है पॉइंट्स टू पॉन्डर के लाइन। दिस मेक योर परफेक्ट फॉर्मूला शीट। और आपको जैसे आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी याद करके जाएंगे, वैसे ही आपको फॉर्मूला, पॉइंट्स टू पॉन्डर, इसको याद नहीं करना है, इसको स्क्रिबल करना है। स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल, दी स्क्रिबल क्या होता है? घिसना है। इतना घिसो कि सब कॉन्शियस उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए एकदम वो हो जाए, ठीक है? ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब हमारे पास फाइनली बच गया कि दी आई वॉन्ट टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कैसे यूज किया, क्या शेड्यूल रखूं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूं? तो अब हम बात करते हैं तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, जो है दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्ट करना है यार, पढ़ तो मैं रहा हूं दी, मैं विजुअलाइज कैसे करूं? विजुअलाइजेशन तो होता ही नहीं है ना? एंड आई जस्ट वॉन्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर नीट 2024। देखो बच्चों, बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि दी वाटर मैनिफेस्टेशन। वाटर मैनिफेस्टेशन पे जापान के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था और उन्होंने देखा कि वाटर हमारे इमोशन के हिसाब से अपनी ज्योमेट्री बदल लेता है। और सोचो, तुम्हारा बॉडी का 75% बना हुआ है वाटर का, तो कितना मैटर करता होगा, है ना? मैटर करता है दी, ट्रू। दूसरा आप कर सकते हो दी वाटर मैनिफेस्टेशन करना क्या होता है? वाटर मैनिफेस्टेशन में कुछ नहीं करना है तुमको। पानी का ग्लास लो, सुबह जब भी उठ रहे हो, तुम जब भी पानी पियो तो कॉन्शियसली एक चीज याद रखो कि पानी के पीते टाइम तुम कोई भी टेंशन, स्ट्रेस नहीं लोगे। और जैसे कोशिश करो, होल्ड दी वाटर, आपने हाथ में ग्लास रखो और जो भी आप विश चाहते हो, टेल इट ऑन अ प्रेजेंट टेंस और भगवान को थैंक यू बोलो। बस होल्ड करके मत रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इकलौती खराब चीज जो परेशान करती है कि दी हम रिजल्ट के लिए बहुत ईगर होते हैं, तो हमको रिजल्ट के लिए ईगर नहीं होना है, हमको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक फॉलो करना है। लेट इट गो टू यूनिवर्स। आप जो एनर्जी भेजेंगे आपको वही एनर्जी वापस मिलेगी। तो मुझे बताओ कि आप चाहते हो कि दी मैं लैक की एनर्जी भेजूं या मैं स्ट्रेस या डेस्परेशन की एनर्जी भेजूं? क्योंकि लैक, डेस्परेशन की एनर्जी आपको लैक वापस ला के देगी। या दी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, सोचो जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन भी आप इतने स्ट्रेस्ड आउट रहोगे क्या? नहीं रहोगे आई गेस, अभी भी नहीं रहना है। बस उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वाइब्रेट करना है, आपको पानी लेना है। से योर एफर्मेशन लाइक दी आई एम लिटरली ग्रेटफुल, आई एम लिटरली हैप्पी, आई एम सो, आई फील लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि भगवान फाइनली मुझे नीट 2024 में एक सीट मिल गई। उस दिन तुमको कैसा फील होगा? जस्ट से इट टू वाटर, की मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस तरह की फीलिंग्स मेरे अंदर है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ब्लैंक, मेरे मम्मी पापा खुश है। जस्ट एक्सप्रेस आउट योर इमोशन टू वाटर, जो एक्चुअली तुम अपने सिलेक्शन के दिन अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, वो पानी को रोज बताना शुरू करो। तुम्हारा पानी चार्ज होने लगेगा। पानी जिससे हमारी बॉडी 75% बनी हुई है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन रिप्रोग्राम होने लगेगा। एंड आफ्टर अ वीक, सिर्फ एक वीक ट्रायल करके देखो, एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो आपको करना चाहिए, आप रोबोटिक एफर्मेशन कर सकते हो अगर चाहो तो। आपको जानना होती है रोबोटिक एफर्मेशन क्या होता है, ईजी टेक्निक होती है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत डिटेल हो जाएगा। दूसरा बच्चों, jump or walk or do any kind of physical exercise just for 5 to 10 minutes। दी आप हमें एग्जाम से 1.5 महीने पहले फिजिकल एक्सरसाइज के लिए क्यों बोल रहे हो? लेट मी टेल यू। हाँ, उसके तो पानी पियो और फील करके पियो कि पानी तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रहा है। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग यू 5 to 10 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। होता क्या है ना कि तुम पूरे दिन बैठे रहते हो, पहली बात तो तुम्हारा ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। जैसे ही तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तुम्हारे ब्रेन में ब्लड ज़्यादा पंप होगा। जैसे ही तुम्हारे ब्रेन में ब्लड ज़्यादा पंप होगा, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा हिप्पोकैम्पस, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वट एवर यू थिंक जो आपकी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपकी एक्टिव होंगी।
तो इसीलिए जस्ट 5 टू 10 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। अरे जिसको डांस करना पसंद है डांस करो, गो एंड हैव डांस फॉर 5 टू 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, यू विल फील डिफरेंट, योर एनर्जी लेवल विल डिफरेंट। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जंप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो अगर चाहो तो, जो हमने वाटर मैनिफेस्टेशन में किया वही आपको करनी है, दी स्क्रिप्टिंग। यस, दी की फेवरेट टेक्निक, क्योंकि दीदी ने खुद अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्क्रिप्टिंग के टेक्निक से मैनिफेस्ट किया था। आई गेस इट्स अ गॉड ग्रेस। कर सकते हो अगर टाइम मिलता है तो। और आई गेस 21 डेज से ज़्यादा मत करना। करना क्या है दी? कुछ नहीं, वही जो हम वाटर को फीलिंग्स बता रहे हैं वही फीलिंग्स हम अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखेंगे कि आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, टुडे 17 जून एंड आज रिजल्ट आया, सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया है, लाइफ बदल गई है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल कि जिस चीज़ का सपना मैंने इतने सालों से देखा, शायद 1 साल का ड्रॉप लिया, शायद 2 साल का ड्रॉप लिया, वो सब हो रहा है, सब कुछ, घरवाले इतने खुश हैं, मैं इतना खुश हूँ, आई फील लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप अपनी डायरी को बताओ और बताने के बाद उस डायरी को लो, होल्ड इट इन योर हार्ट, जिससे कि आपके हार्ट को वो इमोशन प्रॉपर अच्छे से फील हो, और उसके बाद वो एफर्मेशंस को थोड़ा ज़ोर से बोलो। ठीक है? थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से लाइक बोलो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और उस टाइम पे आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा समझो कि अगर मुझे नीट 2024 की एक सीट चाहिए और अगर मुझे नीट 2024 की एक सीट मिल गई है, तो मैं डेस्परेट रहूँगा क्या? नहीं। दी अगर मुझे नीट 2024 की एक सीट मिल गई है, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्रेटफुल। मुझे बस यही करना है। हाँ, सो मेक श्योर तो यू हैव टू कंटिन्यू इट। और जब लगे ना दी कि अब हो गया या 21 डेज़ तक बेयर मिनिमम करो, उसके बाद वो नहीं करना। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाना चाहूँगा, वो ये कि बच्चों डू अ टेक्निक फॉर बेयर मिनिमम ऑफ 21 डेज़। अगर 21 डेज़ में तुम एक भी दिन छोड़ रहे हो तो कंसीडर योरसेल्फ एट 0 अगेन एंड यू हैव टू डू इट फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। और जो एक चीज़ मत रखो, वो है डेस्परेशन। द ओनली थिंग जो मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मना करूँगी, वो है दी आपका डेस्परेशन। ठीक है? बस डेस्परेट मत हो, दैट्स इट। यूनिवर्स को डेस्परेशन वाले बच्चों की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यूनिवर्स को पसंद है ग्रेटफुल लोग। देखा है, जो लोग खुश रहते हैं वो खुशी अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग दुखी रहते हैं उनके पास दुखी रहने के और रीजंस होते हैं, बिकॉज यू वाइब्रेट इन अ फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हैं, दैट इज द ओनली फ्रीक्वेंसी यू अट्रैक्ट। ठीक है? और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमने बहुत कोस लिया हमने, ठीक है? हमने अपने आप को बहुत कोस लिया इस चीज़ के लिए कि यार डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अब लेट्स डू अ, मतलब अपने ऊपर एक एहसान करते हैं, और ये एहसान होगा खुद के नाम कि यार अब बहुत कोस लिया यार, है ना? अब नहीं कोसूँगा खुद को। इतना सा करो। एंड जब भी पढ़ने का मन नहीं हुआ, आई नो कि अब आप स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, बी रेडी फॉर इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपने दिमाग को समझाओ कि इट्स ओके, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस टू फील टेंस्ड, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाई की है उस एग्जाम के लिए टेंशन तो हो। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं उसको टेंशन कैसी, है ना? अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे टेंशन किस चीज़ की होगी? लेकिन अगर मैंने पढ़ा है तो टेंशन, स्ट्रेस होना इट्स ऑब्वियस। बस हमको क्या करना है कि इस टेंशन और स्ट्रेस को झेलते हुए, खेलते हुए, हँसते-कूदते हुए हमको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। हमको अगले 2.5 महीने तक कॉन्शियस रहना है। अगले 2.5 महीने तक मैं जितना बेस्ट पॉसिबल दे सकता हूँ, दूँगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी पढ़ने बैठो, अफ़र्म योरसेल्फ कि थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि आई जस्ट मैनिफेस्टेड माय ड्रीम कॉलेज इन नीट 2024। ट्रस्ट मी, डू इट। आप, मुझे पता है कि शुरू में आप करोगे ना, आपको बिल्कुल भी इमोशन नहीं आएगा, बट थोड़े टाइम के बाद यू विल फील डिफरेंट, यू विल फील एनर्जेटिक, एक अलग वाइब में होंगे। एंड आपके लिए वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना कि दी अगर मुझे 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे ना इस पर्टिकुलर एम के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस आपको वो भी करवा देगा। ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियस से बड़ा कुछ नहीं है इस पूरे संसार में। अगर सबकॉन्शियस आपके साथ है तो आप कुछ भी, इम्पॉसिबल भी अट्रैक्ट कर सकते हो, इम्पॉसिबल भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो मेक योर सबकॉन्शियस सो पावरफुल, मेक योर सबकॉन्शियस, मेक इट रियलाइज कि यस, नीट 2024 की एक सीट मेरी है तो तुम्हारी है। कॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली दी मैं पॉजिटिव हूँ, दी मैं ये सोच रहा हूँ, दी मैं वो सोच रहा हूँ, डज नॉट मेक सेंस। कॉन्शियस तो तुम्हारा बिल्कुल गेट कीपर है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो। जिसको फर्क पड़ता है वो एब्सोल्युटली कंप्लीटली तुम्हारा सबकॉन्शियस है। और तुमको जो काम भी करना है वो सिर्फ तुम्हारे सबकॉन्शियस पे। वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस एंड टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी।